नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस। हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है। तो एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है मित्रों। एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बॉस इसको आगे स्किप मत करिए, देख लीजिए। अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो इस कोड के साथ में प्लीज़ आप लोग रेफरल कोड का यूज करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ईएमआई का भी चल रहा है कि अगर मंथली आप देना चाहते हैं ईएमआई बेसिस पे, तो वो भी आपके लिए सुविधा है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा कोड है AMR10। इस कोड के साथ में आप सब्सक्राइब करेंगे, आप हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको पॉलिटी मिल जाएगी, एथिक्स मिल जाएगा आपको, और करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको विद एडिटोरियल, वो जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का। और जिनका ऑप्शनल लोक प्रशासन है, तो लोक प्रशासन मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो लगभग आप देख रहे हैं 70 से 80% पोर्शन जो है वो इधर मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग सब्सक्राइब करते चले। ठीक है। लगभग 70% तो है ही, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। अभी ये क्लास तो नहीं चल रही है। 12 बजे टाइम आप नोट कर लेंगे, या मेरा टेलीग्राम लिंक है उस पर आप लोग आ जाएंगे तो मैं क्लासेस वहाँ पर डाल देता हूँ। एक 10 बजे सुबह होती है, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे होती है, और एक क्लास जो होती है वो 4 बजे होती है। तो आप लोग यहाँ पे, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, एमसीक्यूज होता रहता है। तो एमसीक्यूज वो आपकी तैयारी को इवेल्युएट करने के लिए सही होता है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये क्लासेस हमारी, जैसे कि आप जानते हैं, 11 बजे क्लासेस यही फ्री में होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, और जिनका लोक प्रशासन वो 5:30 बजे आ सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस और एथिक्स की क्लासेस वो अभी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए, और बाकी सारी चीज़ें आप देखते रहें। ठीक है। तो शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जो कि ज़रूरी होती है। अगर मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, तो आप डेली लाइव क्लासेस के हकदार हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलने लगता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है कि एक स्टडी प्लानर के हिसाब से आपको, जैसे ही आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि आज इतने 15 दिन ये क्लास चलेगी, 20 दिन क्लास चलेगी, तो ऐसे आपको यहाँ पे मिलता है। और किसी भी टीचर को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्लस पे जाके या आइकॉनिक पे जाके। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि लाइव टेस्ट और क्विजेज भी होते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर ईवैल्यूएट कर सकते हैं, जांच परख सकते हैं कि हम तैयारी बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है। आप सारे जितने भी अनअकैडमी पे जो प्लस अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लस के टीचर आप जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। उनके सारे वीडियोस रिकॉर्डेड और जो लाइव होते हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं। अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्राइब किया है, थोड़ा सा महंगा है, उसमें पर्सनल कोच दिया जाता है, तो उसको आप अनलॉक कर लेंगे अगर अनलिमिटेड एक्सेस की मैं बात करूँ तो। ठीक है। तो मेरा कोड याद रखें। मेरी क्लासेस अगर करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करने के बाद में मेरा नाम सर्च करेंगे, अमित कपूर, और मुझे फॉलो कर लेंगे। तो सारा अपडेट जो है क्लासेस से मिलता रहता है। नहीं अगर मिल पा रहा है तो अनअकैडमी _ अमित कपूर ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी क्लासेस शेड्यूल जो है मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, पीडीएफ भी डालता रहता हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। के बारे में, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी अपीयर हो चुका हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाता हूँ, लगभग 60 से 70% पोर्शन कवर करता हूँ, और 2 साल से अधिक समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 3-4 महीने, सॉरी 7-8-9 महीने से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं मित्रों, इनके बैच स्टार्ट हुए हैं, और इनके आप देखेंगे कोर्स, तो जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ है 15,000 से अधिक कोर्सेज इनके मिलते हैं। और इनके संरक्षण में लगभग 50 से 55 जो है आईएएस भी निकल चुका है। अभी अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑनलाइन भी तैयारी आप कर सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं, बिल्कुल एकदम से आप निश्चिंत रहें इसके लिए। सब्सक्राइब करते चलें मेरे कोड के साथ में, AMR10 के साथ में। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 49,500 फीस है, और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक जो है वो मैं हमेशा से बेस्ट समझता हूँ।
आइकॉनिक में भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR10। इसमें भी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग IAS बनना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, 21 और 22 साल की एज में, जो कि 12th क्लास से ही या ग्रेजुएशन से ही करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन से ही मतलब करना चाहते हैं तैयारी, तो वो लोग आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल कोच दिया जाता है। PC पर्सनल कोच दिया जाता है, तो ये आपको क्या करता है कि बताता है पैटर्न क्या चल रहा है, मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाते हैं, ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके देते हैं। तो मित्रों आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब कोई करवाना चाह रहे हैं किसी को, तो आप मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, AMR10 कोड यूज करते चलें। 10% का इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके बाद में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मैं करा देता हूँ, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। PDF भी मिल जाती है तमाम सारा। तो यहाँ पे आप लोग इनरोल होते रहिए। 14 फरवरी को फिर से कॉम्बैट है, अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर लेंगे AMR10, तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग इसमें 1 से 10 रैंक वाले आप देख रहे हैं, 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। मित्रों ये बैच स्टार्ट हुए हैं, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, सॉरी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल हैं। बहुत अच्छे टीचर फैकल्टीज 15-15 20 साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, सब के सब इंटरव्यू दे के आए हुए पढ़ा रहे हैं, तो पूरा तजुर्बा आपको रहेगा, तो आप कंप्लीट 1 साल का बैच कर सकते हैं, 2 साल का बैच कर सकते हैं, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। NCERT बैचेस भी, जिनका NCERT मुख्य भूमिका निभाता है आपके मेंस में और प्रीलिम्स में, तो आप NCERT भी यहाँ पे आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल है और इंग्लिश में है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मेरा कोड यूज कर लेंगे AMR10, इसमें 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ को तो आपको क्लास मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको मेरा क्लास मिलेगा, मेरी PDF मिलेगी, मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। तो ये कॉम्बो एक है, प्लस ऑप्शनल के लिए है, और आइकॉनिक GS का मिला के बनाया गया है, क्योंकि आपको बहुत कम में मिलता है, ठीक है, बहुत कम में मिलता है। इस कोड को अगर यूज कर लेंगे तो 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का दिया हुआ है, प्लस में GS और ऑप्शनल दोनों को मिला के किया गया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जब यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो सब्सक्राइब करते चलें। ये देखिए मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग स्पेशल क्लासेस भी ना छोड़ें, करते रहें। इनसे मैं MCQs कराता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूँ विद एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग इसको करें। 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे और 4 बजे क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे सब लोग आएँ, सबका स्वागत है। मेरे कोर्सेस हैं, लोक प्रशासन है, और हिस्ट्री रहेगा इसमें आर्ट एंड कल्चर के साथ में, तो फर्स्ट पेपर का आधा पोर्शन और सेकेंड पेपर का पूरा पोर्शन। एथिक्स जो है वो मैं पूरा कराता हूँ। करंट अफेयर आपको अभी वीकली करंट अफेयर आपको मिलेगा, प्रीमियर होगी वीडियो क्लासेस, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कोड के साथ में प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और अपने IAS की जर्नी को स्टार्ट करें। EMI भी है मित्रों, अगर EMI से लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, तो सारी फैसिलिटीज़ आपको दी गई है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते चलें, पढ़ते चलें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। आज भारत का इतिहास हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए हैं, और इन सारे मुद्दों को हमने देखते हुए तमाम सारी बातें की हुई हैं इसमें। तो हमने लगभग ये भी सांप्रदायिकता का विकास, तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात की हुई है यहाँ पे, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ, ये हमने बात की हुई है। गोलमेज सम्मेलन हमने बात कर लिया हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी विलियम्स समझौता कर लिया। आज जो एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। और मित्रों इस फेज से जो हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी तक, यहाँ से लेके ये वाला एरिया जो है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में, और ख़ास बात मित्रों क्या है, ये जो पोर्शन है आपका 1919 से लेकर 1939 के बीच के, तो यहाँ पे देखो ओवरऑल इस पेज से मेंस में क्वेश्चन मैं बताऊंगा। एक एक फेज से मैं क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक फेज से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओवरऑल जो फेज है 1919 से 1939 तक का, ठीक है,
यहाँ से ही पूछा गया है क्वेश्चन मिला के, ठीक है। फिर वो चाहे महिलाओं की भूमिका हो, फिर चाहे वो गांधी जी की प्रस्तुति हो या उनकी भूमिका हो, उनका नेतृत्व शैली हो, पूरा का पूरा इस फेज से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो 1919 से 39 के बीच में पूछा गया। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैं प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक फेज से, एक एक टॉपिक से ही पूछे गए, लेकिन मेंस का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया, बहुत एक कह सकते हैं मिलाते हुए। तो आप लोग इसको देख लें, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने इस तरह से आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं मेंस का आपका, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। फिर इसके बाद में हम लोग कल करेंगे यहाँ पे, आज तो इसको हमने करना है, फिर कल हम लोग इसको करेंगे, कराची का अधिवेशन, गोल में सम्मेलन और संज्ञा वगैरह का द्वितीय चरण देख लेंगे, सांप्रदायिक निर्णय और पुनः पैक्ट वगैरह, इसको खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये सारे मुद्दे हैं, देखोगे बहुत कम करना है इसको। और ये तो हमने कल कर लिया हुआ है मित्रों, आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, पीडीएफ लेते रहें, तमाम सारी चीज़ें गुट से जुड़ते हैं। इस पे हमने बात की थी प्रथम गोल में सम्मेलन, क्या क्या हुआ था, ये सारे मुद्दे पे हमने बात कर ली थी। गांधी इरविन समझौता भी हो गया है। और फिर इसके बाद में जब हमने देखा हुआ था कि गांधी इरविन जैसे समझौता होता है, तो फिर ये कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो आश्वासन दिया हुआ है कि ठीक है, किसको दिया हुआ है, अंग्रेजों को दिया हुआ है, ठीक है भाई, हम सैन्य अवज्ञा स्थगित कर देते हैं। और जब सैन्य अवज्ञा स्थगित होता है तो इसके बाद हम लोग इसका मूल्यांकन देख लेंगे। मूल्यांकन देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या नहीं है। मेंस में पूछा जा सकता है लेकिन पीटी में तो नहीं। तो गांधी जी ने एक आश्वासन तो यहाँ पे दे दिया होता, लेकिन एक शर्त भी रखी हुई थी कि अगर हम द्वितीय गोल में सम्मेलन लेंगे जाके, तो उसके लिए हम ये मुद्दे ये निर्धारित किए हुए थे, ठीक है। ये सारे मुद्दे किए थे, रक्षा विदेश मामले अल्पसंख्यकों, ठीक है। नेक्स्ट, सबने अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन, ठीक है। बातें हो चुकी वहां पे, अब हमें सिर्फ मूल्यांकन देखना है, क्योंकि गांधी जी सहमत हो गए, कांग्रेस सहमत हो गई है और समझौता हो गया है कि ठीक है भाई, अब हम सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि गांधी जी की आलोचना होती है कि गांधी जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, आंदोलन है, आंदोलन को कितना खींच सकते हो, 2 3 साल 4 साल 5 साल तक ऐसे तो नहीं खींच सकते कि लगातार चलता रहे। तो ये पृष्ठभूमि बनते बनते आपने देखा हुआ 28 में पृष्ठभूमि बनती है। और क्योंकि हमने देखा हुआ था जब वो मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ पे एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, और अब जाके आप देख रहे हैं लगभग 30 के बाद में, ठीक है, 30 में ये समझौता। तो 2 साल तक कोई आंदोलन अगर खींचता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के एनर्जी बचती है इंसानों में, ठीक है। मान लो ठीक है, आम जनता में क्या एनर्जी बचेगी अगर वो आंदोलन में ही बनी रहेगी, तो फिर आप समझते हैं कि वो खाएगी कब, कमाएगी कब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी था कि गांधी जी को लग रहा था कि आंदोलन लंबा खिंच रहा है और अब इसको हमें स्थगित कर देना चाहिए। तो ऐसे स्थगित करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, एक समझौते के साथ स्थगित करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को आधार बनाते हुए हमने देखा हुआ है, डिस्कस करेंगे, और हमने देखा भी हुआ है कि गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते के बाद में गांधी जी ने बोला है कि ठीक है, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, मूल्यांकन इसको देखते हैं। एक टॉपिक और हम देख लेते हैं अभी, इसको फिनिश करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन, कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था। क्या ऐसा था, इसकी पुष्टि करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन में यही होगा कि भाई गांधी जी और जो इरविन के बीच में समझौता हुआ है, वायसराय के बीच में, ठीक है, तो क्या अपने उद्देश्यों से हट गया था, ऐसा प्रतीत होता है। कई लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था कि भाई जो हमने समझौता किया हुआ है और उससे हम पीछे हट जाएं, ठीक है। तो अपने जो उद्देश्य थे उन्हीं के साथ में यह समझौता आगे बढ़ता है। क्या ऐसा था, इसकी पुष्टि करते हैं, देखते हैं पुष्टि कैसे करते हैं। एक बार देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे पुष्टि करते हुए पहला पॉइंट देख रहे हैं कि किसी भी, गांधी जी का मानना है कि किसी भी जन आंदोलन का कार्यकाल छोटा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, अर्थात उसे ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता है। और यहाँ पे इस वजह से भी गांधी जी कह रहे हैं
कि भाई कोई भी आप देखेंगे जन आंदोलन 2 साल से चल रहा है, 1.5 साल से लगातार चल रहा है आके, अब एक तरह से सीमा निर्धारित भी कर सकते हैं हम, ठीक है, क्षमता होती है किसी काम की। तो यहाँ पे बोला कि जन आंदोलन का कार्यकाल छोटा ही होना चाहिए और उसे ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, तो गांधी जी का ये मानना है। तो पहली बात से तो पुष्टि हो रही है कि गांधी जी ने जो समझौता किया हुआ है वो बिल्कुल सही है एकदम। हाँ, इसमें कोई ऐसा गलत प्रतीत होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं या सत्याग्रहियों की विपरीत जन सामान्य की त्याग करने की क्षमता होती है, वो बहुत सीमित होती है, उसको और भी काम करने होते हैं, वो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। और पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब तो वहां पे क्या है, उसको उतना तनातनी गुस्सा आ सकता है, फिर वो कमाएगा कब, खाएगा कब, तो वगैरह वगैरह। वहां पे ये गांधी जी ने दूसरी बात से पुष्टि की हुई है कि जो हमने समझौता किया हुआ है इरविन के साथ में, उससे मैं पीछे नहीं हटाऊं। तो दूसरी बात से यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो बात है उससे भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी आती है कि भाई हम पीछे नहीं हटे। कहते हैं कि 1930 के पश्चात आंदोलन में विरक्तता मतलब आवेगहीनता। आवेगहीनता मतलब उस जोश के साथ में आवेगहीनता के लक्षण परिलक्षित होते हैं, और खासकर आप देखेंगे दुकानदारों और व्यापारियों में। क्योंकि आप देखेंगे कि दुकान बहुत ज्यादा चल नहीं रही थी, क्योंकि दुकानदार भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, व्यापारी वर्ग भी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था आके। तो उसका जब धंधा ही पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर इसके बाद में बचेगा क्या उनके पास में। तो गांधी जी ने कहा कि भाई दुकानदार और व्यापारियों के बीच में अब 1930 के पश्चात जो है वो आवेगहीनता यहाँ पे जो है, जो एक तरह से जो एनर्जी थी वो यहाँ पे डाउन होने लग गई थी, मोरल डाउन होने लग गया था धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास में कुछ करने के लिए नहीं बता था। तो तीसरी बात से भी ये परिलक्षित होता है गांधी जी की बात से कि भाई जो हमने इरविन के साथ में समझौता किया हुआ है, उनके अपने उद्देश्यों से मैं पीछे नहीं हटा। एक और बात कहते हैं यहाँ पे कि निसंदेह युवा भी बहुत निराश थे। बहुत ज्यादा युवा जो थे वो भी निराश थे, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इतना ज्यादा लिप्त हो गए थे उसमें, अ, आंदोलन में, कि ना तो फिर उनको पढ़ने का कुछ हो रहा था, ना स्कूल पा रहे थे, ना कॉलेज जा पा रहे थे। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते कि युवाओं में भी निराशा जाहिर हो रही थी, ठीक है, साफ साफ दिख रही थी। तो यहाँ से भी लगता है कि जो हमने समझौता किया हुआ है, हाँ वो समझौता ठीक है, मैं अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी पुष्टि होती है इसकी। दूसरी यहाँ पे कि गुजरात के किसानों ने भी निराशा यहाँ पे, क्योंकि उन्हें उनकी भूमि वापस नहीं कराई गई थी, वापस नहीं दी गई थी। तो गुजरात के जो किसान थे जो इसमें आए हुए थे, सम्मिलित हुए थे, ठीक है, तो उनके बीच में भी काफी ज्यादा निराशा थी। मुद्दा यहाँ पे क्या है, क्योंकि उनकी जो भूमि है वो वापस नहीं की गई थी। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब कांग्रेस सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आती है, तभी उनकी भूमि वापस की जाती। तो यहाँ पे जो किसान है, खासकर आप देखेंगे गुजरात के, वो भी काफी उनमें निराशा है, क्योंकि उनकी भूमि नहीं वापस कराई गई थी, ठीक है, दिलवाई गई थी। तीसरी यहाँ पे बात करते हैं, किंतु इसके पश्चात भी अधिकांश भारतीय जो हैं वो यहाँ पे प्रसन्न थे। इन सारे कारणों के बाद भी आप देखेंगे, अगर लास्ट में निष्कर्ष निकालें, बहुत ज्यादा जो भारतीय थे वो काफी प्रसन्न थे। और उनकी प्रसन्नता का कारण क्या था, उपनिवेशी सरकार ने उनके आंदोलन के साथ समझौता कर दस्तखत किए हुए थे। ये बड़ी बात थी मित्रों उस टाइम पे, कि जब कोई अंग्रेज आ, हमारी तरफ इस तरह से गंदी निगाह से देखना, या आप कह सकते हैं बिल्कुल हाशिए पे छोड़ देना, बिल्कुल अपमानित करना, और ऐसे टाइम पे उपनिवेशी सरकार आंदोलन के साथ समझौतावादी जब रुख अपना रही है, अपना रही है, और उस पर दस्तखत कर रही है, समझौते में जो अग्रीमेंट कर रही है, ये अपने आप में अब तक के पूरे इतिहास की मैं बात करूं, लगभग आप देखेंगे हमको 30 और 17-18 साल बाद में यहाँ से आज़ादी मिल जाती है। तो आप यकीनन करिए यहाँ पे कि 183, 200, 250 साल यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया है। आज तक, अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे कि 180 साल के इतिहास में, अंग्रेजों की जो आए हुए भारत में 180 साल के भारतीय इतिहास में, अंग्रेजों ने कभी ऐसा नहीं किया हुआ था कि उपनिवेशी सरकार वो भारतीयों के साथ किसी भी मसले पर दस्तखत करे। तो एक तरह से कैसी स्थिति आ गई थी,
बराबर की स्थिति पे ला खड़ा किया हुआ था इस आंदोलन ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकांश भारतीय इस बात को लेके बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, इन सारी निराशाओं के बाद भी। ठीक है, तो गांधी जी का ये मानना था कि इन सारी निराशाओं के बाद भी भारतीय बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उपनिवेशी सरकार ने समझौते पर हस्तक्षेप किए हुए थे। और आंदोलनकारियों को जब वो जेल से रिहा हुए, यहाँ पे एक पॉइंट है, जब वो जेल से रिहा हुए तो एक मसीहा की तरह उनके लिए क्या है, शीश सजा मसीहा की तरह उनका स्वागत किया गया, फूल मालाएं बरसाए गए एकदम से। ठीक है, फूल बरसाए गए, मालाएं से उन्हें सुसज्जित किया गया। तो ये यहाँ से इसकी पुष्टि होती है कि क्या गांधी जी का, आप समझ सकते हैं कि क्या जो गांधी और अरविंद समझौता हुआ है अपने उद्देश्य से पीछे हट गया था? हमें तो बिल्कुल नहीं प्रतीत होता है कि इन सारी बातों को देखने के बाद भी हमें ऐसा महसूस हो कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया। तो हमने इसकी पुष्टि क्या की हुई? तो हमने इसकी पुष्टि क्या की हुई? इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्य से पीछे हट गया। इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि गांधी इरविन समझौता जो है वो पीछे हट गया। ये सारे मुद्दे इस वहां पे हमने अवलोकन मूल्यांकन देखा इसका। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक और कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में जो जन सामान्य है उनकी भूमिका क्या थी? क्या बराबर भूमिका थी? क्या उसी जोश के साथ में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के, सॉरी, असहयोग आंदोलन के दौरान जो आम जनता थी, आम जन थे या नागरिक थे भारत के, उन्होंने उसी जोश के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया हुआ है? इसकी भी हम लोग थोड़ी सी पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा समझ में आ गया कैसे हमने इसका मूल्यांकन कर लिया हुआ है। तो ये समझ गए आप लोग कि भाई ये अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे सविनय आंदोलन की असहयोग आंदोलन से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे हमने सविनय अवज्ञा रखा हुआ है, यहाँ पे असहयोग रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग खासियत देखेंगे कि क्या क्या खासियत थी दोनों के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे अंतर देखते हैं। ठीक, इसके बीच में ऐसे अंतर भी है, तुलना का मतलब होता है अंतर, देख लो क्या क्या अंतर है क्या नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की खासियत क्या है और असहयोग आंदोलन की खासियत क्या है, देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो पहले पॉइंट में यहाँ पे सब लोगों को पता है कि पूर्ण, अभी अभी पढ़ा हुआ है, ताजा ताजा मामला तो सब लोगों को पता ही होगा, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। लेकिन यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन, यहाँ पे क्या था? स्वराज अपना, असहयोग आंदोलन में जो लक्ष्य रखा गया हुआ था वो क्या था? स्वराज प्राप्त करना। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे है कि कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार बनाया गया था। लेकिन अगर हम असहयोग की बात करें तो असहयोग में आप देखेंगे मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग, मतलब आप समझ रहे हैं असहयोग मतलब क्या था? हम आपसे सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे हम उससे पीछे हटते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार बनाया गया था। एक मुट्ठी नमक लेके गांधी जी ने क्या किया हुआ था? कानून की अवज्ञा की थी कि हम कानून तोड़ते हैं। साबरमती से दांडी जब गए हुए थे, आपने देखा हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया? कानून की अवज्ञा की गई है, मतलब कानून को नहीं मानना। ठीक है, लेकिन असहयोग में आप देखेंगे शासन के साथ असहयोग करना। ठीक है, शासन के साथ क्या है? असहयोग करना, सहयोग ना करना। ठीक, तो ये मुद्दा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात हम देते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आई हुई है। अगर हम देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो क्या है? थोड़ी सी गिरावट आई हुई है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो बुद्धिजीवी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा इस वजह से लेकर है कि गांधी जी की जो परिस्थिति है इस समय मजबूत परिस्थिति में है गांधी जी, तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो पीछे हट नहीं रहा है। और आप, हमने बताया हुआ है आप लोगों को, कभी भी कोई भी लीड करेगा और जितनी ज्यादा सहभागिता आप कह सकते हैं या नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, उतना ज्यादा आप कह सकते हैं व्यापारी वर्ग या निचले तबके का इंसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा असहयोग आंदोलन में लिया हुआ था।
लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग की मैं यहाँ पे बात करूँ, कहाँ पे, सविनय अवज्ञा में, तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग में थोड़ा सा गिरावट दर्ज की गई थी। कई सारे जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भी पीछे हट गए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी ने कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की हुई थी। कहाँ पे, असहयोग, सॉरी, सविनय अवज्ञा में। तो थोड़ा सा बुद्धिजीवी वर्ग जो है यहाँ पे वैसे लगते हैं। ठीक, एक खास बात मित्रों यहाँ पे क्या है, सविनय अवज्ञा की मैं बात करूँ, वो क्या है, ये बात है कि मुसलमानों की सहभागिता में बहुत कमी आई थी। यद्यपि हमने देखा हुआ है कि किस तरह से सिर्फ उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमा प्रांत की मैं बात करूं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की मैं बात करूं, जो पेशावर है जहाँ पे आप देखे थे खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन चल रहा था, जो एनजीओ था, किसका था वो, खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो वो जो एक तरह का इलाका है, जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट सीमांत प्रांत जिसको पेशावर बोलते, वहां पे तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, पठानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ था। ठीक है, वहां पे अपना स्वाधीनता की बात कर रहे थे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिस तरह से सहयोग में मुसलमानों ने सहयोग किया था, व्यापक पैमाने पर हमने देखा हुआ था। गांधी जी कहीं पे जाते थे तो वहां पे उनके नारे लगते थे, मुसलमान बहुत ज्यादा पैर छूते थे जाके गांधी जी के, एक ही आह्वान पे पूरा एकदम से उठ खड़े होते थे। तो जिस तरह से मुसलमानों ने असहयोग में साथ दिया हुआ था, सविनय अवज्ञा में आंदोलन में क्या है, उनकी सहभागिता में कमी दर्ज की गई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बातें होंगी, चार बातें हमने देख ली हुई। अब एक बात यहाँ पे करते हैं, कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे खास बात है कि कोई भी बड़ा मजदूर जो है विद्रोह वो परिलक्षित नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मजदूर विद्रोह कई सारे हुए थे। हम यहाँ पे अगर बात करें तो असम में ही चाय बागान के मजदूरों का आंदोलन हो गया था, असम में हुआ था। इसके बाद में हमने देखा हुआ था कि मालाबार के उस साइड में हुआ था तमाम सारा मजदूर आंदोलन। और इंटुक की हम बात करें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो जितना भी मजदूर वर्ग था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो मजदूर वर्ग था, जितना का जितना था, सारा का सारा आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में एकजुट हो गया हुआ था। ठीक है, और 1920 की मैं बात करूं तो हमने बताया हुआ था असहयोग आंदोलन में कि 1920 में लाला लाजपत राय को उस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए गठित की गई थी। क्यों बनाया गया था, गांधी जी ने क्यों ऐसा किया हुआ था, हमने बताया था आपको कि गांधी एक तो ये थोड़ी गर्म विचारधारा के थे। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि ये स्टूडेंट्स के बीच में भी, स्टूडेंट जो अखिल भारतीय किसान यूनियन के भी सदस्य थे, अखिल भारतीय मजदूर संघ के भी सदस्य थे, और ये जो है स्टूडेंट यूनियन के भी सदस्य थे। तो एक इनकी जो व्यापकता थी लोगों में, जो पहचान थी, उसको यूज करना चाहते थे गांधी जी। इस वजह से लाला लाजपत राय को क्या दिया होता है, इन्होंने उसका वो बनाया हुआ था, अध्यक्ष बनाया हुआ था। ठीक है, जो स्पेशल एक तरह से सेशन होता है, विशेष सेशन जो होता है कांग्रेस का 1920 में। तो यहाँ पे व्यापक पैमाने पर कई सारे यहाँ पे आप देखेंगे आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूर जो विद्रोह थे वो काफी ज्यादा थे। असम में चाय बागान की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे अ, इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कि, ठीक है, और एक खास बात और यहाँ पे क्या है कि किसानों एवं व्यवसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी थी यहाँ पे। ठीक, किसान वर्ग, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो किसानों एवं व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी नहीं थी। बहुत ज्यादा व्यावसायिक वर्ग क्यों नहीं यहाँ पे आया हुआ था, हमने देखा हुआ था कि शुरू में जो व्यावसायिक वर्ग था, जो बिरला थे, ठीक है, जो बिरला थे, तो इस वजह से वो नहीं आए हुए थे। हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये बात सुनने में आप लोगों को भी आई होगी कि हम जब चर्चा कर रहे थे कि क्यों नहीं आए थे, क्योंकि गांधी जी बहिष्कार की बात कर रहे थे, और वो सारी चीजों के बहिष्कार की बात कर रहे थे जो व्यवसायिक वर्ग जो है वो चला रहा था, जैसे कि कपड़े का बहिष्कार है, जो भी विदेशी वस्तु है। तो इन विदेशी वस्तुओं को खरीद कर कौन लाया था, भारतीय व्यवसायिक वर्ग ही लाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे असहयोग में तो बहुत व्यापक भूमिका नहीं पड़ी, दिखाई पड़ी हुई थी, क्योंकि जो व्यवसायिक वर्ग था वो पीछे हट गया था और इस असहयोग कानून का विरोध भी कर रहा था। लेकिन जब गांधी जी ने कह दिया था कि नहीं, हम
अपने जो देश के हैं, जो औद्योगिकरण हुआ है, जो व्यवसायीकरण हुआ है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो विदेशों की बात कर रहे हैं। तो फिर बाद में देखेंगे कि जो बिल्डर हैं वो साथ में आ गए थे, लेकिन फिर भी असहयोग में किसानों और व्यवसायिक वर्ग की जो व्यापक भागीदारी नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पे देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों और व्यवसायिक वर्ग की यहाँ पे व्यापक भागीदारी आपको दिखेगी। तो ये यहाँ पे खासियत है इसकी, ठीक है, व्यापक स्तर पे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई जो अपोजिट आप कह सकते हैं एक तरह से निगेटिव, ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, कोई निगेटिव शब्द नहीं था व्यवसाय और किसानों को लेते हुए, ठीक है, व्यवसायिक वर्ग और किसानों को। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा एक और है कि जो असहयोग आंदोलन के साथ तुलना करें, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और पॉइंट कि राजनीतिक बंदियों की संख्या इस टाइम हम देखें तो बहुत ज्यादा थी, अधिक थी, किससे, असहयोग आंदोलन से कितनी अधिक थी, 3 गुनी अधिक थी। तो जो राजनीतिक बंदी थे कई सारे थे, हमने देखा हुआ था कि गांधी जी के साथ में 90,000 कैदियों को जेल में डाल दिया गया हुआ था। हाँ, तो बड़े व्यापक पैमाने पर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गिरफ्तारियां दी गई थी, कि सब लोग गिरफ्तार, गांधी जी का आह्वान था सब अपनी गिरफ्तारियां दे दें। तो यहाँ पे राजनीतिक बंदियों की जो संख्या थी बहुत ज्यादा अधिक थी, बजाय आप देखेंगे असहयोग लगभग 3 गुने से भी अधिक, ऐसा बोला गया है एक आंकड़े, मोटा मोटी आंकड़े के साथ। तो इसकी एक खासियत ये थी। इसके बाद में और क्या खासियत है एक बार देख लेते हैं, लास्ट है, सांगठिक रूप से कांग्रेस ज्यादा सशक्त। ये साफ साफ आप समझिए कि उस टाइम जो है असहयोग आंदोलन के दौरान उतनी जो है ये सांगठिक रूप से या संगठनिक रूप से क्या है, कांग्रेस उतनी सशक्त नहीं थी असहयोग में, क्योंकि गांधी जी आए हुए थे और उस टाइम काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे कांग्रेस में, अपनी पहचान उतनी ज्यादा उसकी अभी, मतलब उदारवादियों का जो वर्चस्व था, धीरे धीरे उग्रवादियों उदारवादियों के बीच में एक तरह से जो टकराव था वो खत्म हो रहा था, गांधी जी लीड कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं था कांग्रेस के प्रति लोगों का, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी आए तो थोड़ा विश्वास जगा हुआ था। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि असहयोग में तो उतना जो उसका संगठनात्मक ढांचा था कांग्रेस का उतना सशक्त नहीं था, जितना कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सशक्त हो चुकी थी इस टाइम तक कांग्रेस, व्यापक स्तर पर। क्यों कि गांधी जी थे, और वो गांधी जी क्या करते थे, चीजों को साधने का काम करते थे, बैलेंस बना के काम करते थे, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हमने बात की थी स्वराजी और परिवर्तन विरोधी की, हाँ, 1928 में जब पार्टियां गठित की गई थी, तो हमने बात की थी, इस पे चर्चा की हुई थी। क्या बात की हुई थी हमने, याद करो वो कुर्बानी, कि जब गांधी जी जेल में बंद थे, जब गांधी जी जेल में बंद थे उस टाइम पे, हाँ, तो जब गांधी जी जेल में बंद थे तो इधर से क्या करते थे, स्वराजी भी जाते थे और परिवर्तन विरोधी भी जाते थे। क्यों जाते थे कि 1907 जैसी जो अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि गर्म दल और नरम दल जिस तरह से वहां पे अलग हुआ था, विघटन हुआ था, जिस तरह से 1907 के सूरत में जिस तरह विभाजन हुआ था, वैसी अप्रिय घटना ना घटने पाए, ठीक है। तो इसी वजह से हमने देखा हुआ था कि दोनों दल जो है स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी, वो सारे के दोनों के गांधी जी से जेल में मिलने जाते थे जाके, ठीक है, और उनसे पूछते थे कि क्या बातें करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो रचनात्मक कार्यों में भी वो बात करते थे, साथ देते थे, ठीक है आपको ऐसा करना चाहिए वैसा। तो वैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसी वजह से कांग्रेस जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संगठनात्मक रूप से बहुत ज्यादा आपको सशक्त दिखेगी, बजाय असहयोग आंदोलन के। तो मित्रों ये था, हमने 2 टॉपिक देखे हुए, हमने देख ली हुई, मूल्यांकन हमने देख लिया हुआ, और इसके बाद में ये बातें कर ली हुई। अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी खासियत हमने बता दी हुई है कि किस तरह से क्या हुआ है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें और थोड़ा थोड़ा ही गेन करें, मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा, चिंता मत करें आप, ठीक है। अभी मेरा मैराथन आएगा तो वहाँ पे इतना स्टाइलिश से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ओवरऑल मैं व्यू दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं अगर टॉपिक इस तरह से एक एक कराऊंगा तो मुझे इसी स्टाइल में कराऊंगा आपको। कोई क्वेश्चन मेंस का नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शनल का नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन आपका पीटी का नहीं छूटेगा, यकीनन आप सारे के सारे यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपका भी फर्ज बनता है, इसको लाइक करें और शेयर करते रहें, ठीक है। उससे होता क्या है, देखो मैं बार बार ऐसे नहीं बोलूंगा, होता क्या है कि भाई उससे वो होता है ना कि अंदर से थोड़ा लगता है कि नहीं आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो फिर और अच्छा करने का मन करता है।
क्योंकि हमने बताया कि आपके बिना तो हम नहीं हैं, आप हैं तो ही हम। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें और लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, तो हम लोगों का और ज़्यादा साथ रहे। विगत वर्षों के प्रश्न देखें किस तरह से इस भाग से जो क्वेश्चन आए हुए हमने कर लिया हुआ है। अब हम कराची वराची अधिवेशन जब करेंगे तो तीन में सम्मेलन वगैरह वगैरह पूना पैक्ट जो होता है वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न। ठीक है? पहला देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 1995 से हमने लिया हुआ। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा का प्रारंभ कहाँ से किया हुआ था? सबको पता है कि उन्होंने अपने आश्रम साबरमती से किया हुआ था। ठीक है, फिर वो जो है 240 किलोमीटर की यात्रा करते हुए लगभग 24 दिन 10 किलोमीटर के चलते हुए क्या किया हुआ था, उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ में दांडी पहुंचे हुए थे समुद्र तट पे, और इसके बाद उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा के नमक में तोड़ा हुआ था। कहाँ से गए थे? साबरमती। ठीक है, साबरमती से कहाँ तक यात्रा की थी उन्होंने? दांडी तक। तो साबरमती से उन्होंने प्रारंभ किया होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें सी सही। अब हम यहाँ पे बात करें, एक और क्वेश्चन पूछा गया 1996 में, ये सारे ऐसे ही हैं बस। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1930 और 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक को कब कराया? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। वैसे ये क्वेश्चन अभी मुझे तो नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इसने बोल दिया है। इसको तो मुझे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में, पूरा पेज कंप्लीट करने के बाद में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया है, इस वजह से हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। और क्यों? हमने पढ़ लिया है इसको। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। कह रहा कि उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्यों? उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्यों? क्यों गलत होगा? क्योंकि इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, ऐसा कुछ मुद्दा बनता नहीं है जाके, क्योंकि भाई प्रथम, द्वितीय, तीसरी तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और इन सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया, जो उल्लेख किया गया है, उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। क्योंकि इसमें देखिए गलत क्यों होगा उल्लेख, हम अगर बात करें कि यहाँ पे जो तीनों ये सम्मेलन हुए, ये सम्मेलन कैसे थे? कि अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। तो आप अगर कहें कि पहला अलग था, दूसरा अलग था, तीसरा अलग था, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी हम पढ़ेंगे, दूसरा भी पढ़ेंगे, तीसरा भी पढ़ेंगे, तब आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। कहा जा रहा कि भाई यह उनका उसी रूप में उल्लेख करना गलत होगा, क्योंकि क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु ये एक ही सम्मेलन की अवस्था थी, और ये तीन सत्रों में संपन्न हुआ, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। तो ये भाई आप देखो ना, जब साइमन कमीशन आया और उसने बोला था कि हम ये जो रिपोर्ट आएगी और इस पे हम लोग डिस्कस जब करेंगे तो हम गोल में सम्मेलन बुलाएंगे, उसने तो ये तो नहीं कहा था कि भाई हम जो है तीन गोल में सम्मेलन बुलाएंगे। उसने कहा था हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन करेंगे, उसने ये बोला हुआ था। तो ये जो तीनों सम्मेलन हुए हैं ये अलग अलग नहीं हुए, और वही यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये तीनों अलग नहीं थे, ये एक ही सम्मेलन था, ये तीन सत्रों में संपन्न हुआ। ठीक है, 30, 31 और 32 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब दूसरा देख लो, इसमें बी कह रहा है, तो बी तो गलत है साफ साफ। कांग्रेस छोड़कर जिन दलों ने भाग लिया था उन्होंने पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का, ऐसा तो कुछ नहीं बनता हमको। लेबर पार्टी छोड़ के चली गई थी, तो ये भी कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे गलत कर दो। ठीक है, तो एक ही सम्मेलन था, इसके तीन रूप थे, तो ये एक आया 1996 में क्वेश्चन। इसके बाद में और क्वेश्चन एक आया हुआ है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया? कि जो धावा बोला था, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो धावा बोला गया है वो आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सब लोग पता है, मास्टर सूरसेन। ठीक है, मास्टर सूरसेन। चलो, इसके बाद में चौथा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में चौथा हम बात करते हैं कि ये 2001 में आया है क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं जाके। 2001 में, एक 2002 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। क्या आह्वान किया होता? हमने इस पर चर्चा की, ये पढ़ा भी है। रेड शर्ट आप लोग समझ रहे हैं, लाल कुर्ती। ठीक है? लाल कुर्ती,
खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी या बादशाह खान, सब उन्हीं के नाम है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, या नाम है सीमांत गांधी, या आप कह सकते हैं बादशाह खान। तो इनके द्वारा ये एक एनजीओ है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। इनके जो सदस्य थे उनको रेड शर्टधारी बोलते थे, लाल कुर्ती, इस तरह से उनका प्रचलन था, ठीक है। तो उन्होंने आह्वान किया था, क्या क्या आह्वान किया था, पहला देखते हैं। उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजातियों को अफगानिस्तान के साथ मिलकर, के साथ मिलाकर, मिलाकर जो है यहाँ पे क्या है, मतलब आह्वान करने का, ऐसा कुछ करके, ठीक है। या इसके बाद में दूसरा है, फिर खिदमतगारों ने आह्वान किया किसका, उत्तर पश्चिम के पश्तून, जो पश्तून जनजाति हैं, उन जनजातियों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक तरह से आह्वान करना, मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के का आह्वान करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमने देखा हुआ था। एक और यहाँ प्रश्न, एक दूसरा पॉइंट है, कहता है कि उपनिवेश शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, ठीक है। तो ये भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कि आतंकवादी युक्तियों में लिप्त नहीं थे, हमने देखा हुआ था कि शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि नाम उनका क्या है, सीमांत गांधी, गांधी के सत्य और अहिंसा के अनुसार ही चल रहे थे। तो दूसरा भी इसमें नहीं बैठ रहा है सही। तीसरा, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी, बिल्कुल यहाँ से ये कनेक्ट नहीं थे। हाँ, साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, तो ऐसा भी उन्होंने आह्वान नहीं किया हुआ था, ठीक है। ऐसा भी उन्होंने आह्वान नहीं किया हुआ है। इसके लास्ट में आप देखेंगे, ये थी सही है यहाँ पे कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, इसका इन्होंने आह्वान किया, ठीक है। क्या किया था, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया हुआ था यहाँ पे। और ये कह सकते हैं कि मजदूरों का, ठीक है, भला चाहने के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया हुआ था, हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बी सही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। कब पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है। अब लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और कौन से इस फेज से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 2002 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था, हमने देखा हुआ, कम क्यों था यहाँ पे, ठीक है। कम क्यों था यहाँ पे, देखो क्यों कम था। नेता भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और क्रियावादी समझते थे। कैसा मत, इलीट ग्रुप मानते थे, कैसे, इलीट ग्रुप है, ठीक है। बात समझ रहे हो। 1930 में जो जो कांग्रेस, जो श्रमिक वर्ग इसमें शामिल नहीं हुआ, जो मजदूर वर्ग शामिल है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी कांग्रेसी नेता है वो सारी कैसी, उनकी विचारधारा कैसी, इलीट है, बहुत प्रक्रियावादी समझते थे, मतलब बहुत बुर्जुआ वर्ग, एक तरह से कैसे, पूंजीवादी टाइप का आप कह सकते हैं। उनका मानना था कि ये जो है नीचे तबके के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। नीचे तबके के लिए कोई काम नहीं कर रहे, फिर ये क्या करते हैं, सिर्फ अपनी व्यापारिक गतिविधियों को और अपनी पूंजीपति जो हित हैं उनको साधने के लिए ये सारे नेता जो हैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो, जब आप देखेंगे 1930 ईस्वी का दशक है, उस टाइम पे आप देखेंगे कि आरंभ में जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें भारतीय राष्ट्रवादी लहर में ये श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम हो गया। बात समझ में आई, जो अभी हमने देखा हुआ था पिछले उसमें कि क्यों कम हुआ था। तो यहाँ पे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलीट ग्रुप की विचारधारा को लेते हुए जितने भी कांग्रेसी नेता थे उसको बढ़ावा दे रहे थे, प्रक्रियावादी समझते थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे नहीं लिया कि वो हमारी मांगों को क्या सुनेंगे, उनका ऐसा मानना था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मजदूर है उनका मानना है कि हमारी बातों को सुनेंगे क्या वो, कि वो तो भाई पूंजीवादी है, व्यापारिक हित को साधने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों से किसी एक शासन में उनका उठना बैठना है। तो इलीट ग्रुप को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो विचारधारा थी वो बुर्जुआ या प्रतिक्रियावादी समझते थे उनकी विचारधारा को श्रमिक लोग, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो आर क्या है, एक ही सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 2002 में क्वेश्चन आया हुआ।
एक क्वेश्चन 2005 में भी आया मित्रों, क्या हुआ कि किस कांग्रेसी में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? वो भी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू है और लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, 1929, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है। ठीक है, तो ये जो कार्यकारिणी कमेटी है, इसको सविनय अवज्ञा में प्रारंभ करने का अधिकार दिया है लाहौर में। इसके कौन वो थे? और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, और है क्वेश्चन, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? 2009 में मित्रों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भी सी बात है, सविनय अवज्ञा उनके लिए क्या है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च क्या है? नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च क्या है? ये नमक सत्याग्रह है। नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो ये 2009 में आया हुआ है। एक मित्रों 2015 में क्वेश्चन पूछा कि देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कहाँ पे नेतृत्व किया हुआ है, ध्यान देना। और हमने ये भी बता दिया हुआ था आपको कि कौन सा माध्यम अपनाया हुआ है, क्या उसने टैक्स कर नहीं दिया हुआ है, या नमक बनाने लग गया है कानून की अवज्ञा करते हुए, या फैक्ट्रियों में, नमक फैक्ट्रियों में धावा बोल दिया है, या वन कानूनों का उल्लंघन किया हुआ है, या चौकीदारी टैक्स नहीं दिया हुआ है, या भूमि कर नहीं दिया हुआ, ये सारी हमने बात की हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा माध्यम और कौन कहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को, देखिए 19 अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया गया था। एक मार्च का आयोजन किया गया था। तो उस मार्च का आयोजन किसने किया हुआ, यही पूछ रहा है। तो मित्रों हमने बता दिया था आपको कि चिदम्बरम पिल्लई हैं। हाँ, चिदम्बरम पिल्लई हैं, तो हमने ऐसे बताया था आपको, याद करो, कुर्बानी। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल कहाँ पे? तंजौर तट पे, तमिलनाडु के तंजौर तट पर किसने लीड किया हुआ था? चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने। और यहाँ कौन कर रहा था कि मालावर पे? तो हमने देखा था ना, इन्होंने क्या किया, तिरुचिरापल्ली से वेदारण तक की, तिरुचिरापल्ली से वेदारण तक की वी वेदारण तक की यात्रा की हुई थी, इसने चिदम्बरम पिल्लई ने। और यहाँ की हम बात करें तो आपने देखा, हमने बताया था मालावर में कौन था? के कलप्पन थे। के कलप्पन जो थे वो क्या कर रहे थे? मालावर तट पे लीड कर रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मालावर पे कौन कर रहा था? हो सकता है कि भविष्य में पूछिए आपसे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि के कलप्पन जो है वो मालावर पे क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे मालावर तट पे। तंजौर तट पे कौन था? चिदम्बरम पिल्लई। तो यहाँ पे कौन सा? सही। तो मित्रों ये आपके पास में जितने भी इस पेज से क्वेश्चन आए हुए थे आपके सामने हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेंस का क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग सब लोग ध्यान रखेंगे। मेंस का जो मैंने क्वेश्चन इस वजह से डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेंस का तो मैं तभी डिस्कस करूंगा जब मैं पूरा फेज जो है वो पढ़ लूंगा। मेंस का तभी डिस्कस करूंगा जब मैं पूरा क्या करूंगा, फेज पढ़ लूंगा। वो कौन सा फेज रहेगा? 1900। ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अभी आप करेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1919 से लेके 1939 तक का जब मैं फेज पूरा कर लेंगे हम लोग, इसके बाद में मेंस देखेंगे सारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, कम पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए, और बहुत छोटे छोटे फॉर्म में पढ़िए, समझिए ज़्यादा, एनालाइज ज़्यादा करिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप पीटी के क्वेश्चन निश्चिंत रहिए, मैं सारे कराता जाऊंगा यहाँ पे। हाँ, अगर आपको एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज करना है इसका, एमसीक्यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में हमेशा एमसीक्यूज कराता रहता हूँ, फिर चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक का हो, या करंट अफेयर का, जो भी सब्जेक्ट आपको दिए सारा का सारा वहीं वहीं पे कराता हूँ। तो टाइम क्या रखेंगे? 10 ही बजे करवा देता हूँ, 12 बजे, फिर 2 बजे, और फिर 4 बजे। कल 3 ही क्लासेस हैं, सॉरी आज ही अभी। एक तो 12 बजे से है अभी, फिर 2 बजे से, और एक 4 बजे से। ठीक है, तो आप लोग सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग। ठीक है मित्रों, आप सब लोग, निवेदन है आपसे कि आप जब भी सब्सक्राइब करें तो मेरा कोड यूज करें, और आपको
विधिवत क्लासेस मिलती रहेंगी टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप लोग करते रहें। AMR10 कोड यूज करते चले, 10% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ में मेरा कोर्स मिल जाएगा, आपको एथिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। यही बिल्कुल स्टाइल रहेगा और आपको हर एक क्वेश्चन मिलते रहेंगे वहाँ पे मैं बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है, unacademy_अमित कपूर, ये मेरा लिंक है, आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ की आप डिमांड कर सकते हैं मुझसे, अगर मैं भूल जा रहा हूँ तो आप पीडीएफ की डिमांड यहाँ पे, ये टेलीग्राम लिंक यहाँ से डिमांड कर सकते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों। सब्सक्राइब ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग इसको करें अगर कोई इच्छुक है, तो हम आगे साथ में हमेशा ऐसे ही आप लोगों के साथ बना रहे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आप मेरी क्लासेस करने आ जाएं, प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने वाली। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।